हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास सब्जेक्ट हैगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम का सब्जेक्ट, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस होने वाली हैं, जिसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ इसकी जो पांचों यूनिट है उनको मैं आपको वन शॉट रिवीजन वीडियोस में कवर करवाने वाला हूँ। यूनिट वाइज मतलब 5 वीडियोस मिलेंगी आपको। एक वीडियो के अंदर एक यूनिट को कंप्लीट वन शॉट के अंदर कवर कर दिया जाएगा। जो जो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है, वो उस पूरी यूनिट का सारा कंटेंट एक वीडियो के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जिन नोट्स से वो कंटेंट कवर करवाया जाएगा, वो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको वो परचेज करने पड़ेंगे। पेड नोट्स हैं, 159 रुपीज में आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर डीएम करिए, वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है या कम्युनिटी पोस्ट वाला सेक्शन है, वहाँ को और आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप का नंबर आपको चैनल पर अवेलेबल है, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, वहां से आप नंबर लेकर मेरे को डीएम कर सकते हैं, वहां से आप नोट परचेज कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन वन शॉट रिवीजन को एचआरएम सब्जेक्ट की। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 4 है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। इसकी एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर हम एक ही वीडियो में इस कंप्लीट यूनिट को कवर करने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। पहले हम इसमें देखते हैं कि हमें कंटेंट क्या क्या कवर करना है जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले आपको करना है परफॉर्मेंस अप्रेजल, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, एम्प्लॉय काउंसलिंग, जॉब ट्रांसफर एंड प्रमोशन, compensation concept and policies, base and supplementary compensation, individual, group and organization incentive plans, fringe benefit, performance linked compensation, employee stock option, payment compensation system and job evaluation। इतना कंसेप्ट हमें कवर करना है। ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, हो सकता है इस यूनिट के 3 से 4 पार्ट तक भी आ सकते हैं आपके। जैसा भी आएगा वो आपको यहीं चैनल पर सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहला कंसेप्ट जो था वो था आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिवली एन एम्प्लॉयज पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ हिज एक्सपेक्टेड रोल परफॉर्मेंस एंड अबाउट हिज फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? एक एम्प्लॉय की जो पहले उसकी परफॉर्मेंस थी, जो आज के टाइम पर उसकी परफॉर्मेंस है और आने वाले फ्यूचर में जो उसकी परफॉर्मेंस होने वाली है, पोटेंशियल उसकी, उन चीज को क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों तरीके से जो मेजर करा जाता है, उस चीज को हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड फिलिपो, इन्होंने क्या डिफाइन दिया है? एडवर्ड फिलिपो ने परफॉर्मेंस अप्रेजल की, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक, पेरियोडिक एंड एन इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज एक्सीलेंस इन मैटर पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब, इज पोटेंशियल फॉर बेटर जॉब। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? एक सिस्टमैटिक, पेरियोडिक एंड इम्पार्शियल रेटिंग का तरीका है एक एम्प्लॉय की एक्सीलेंस को किस चीज से रिलेटेड, उसकी प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड और आने वाली फ्यूचर जॉब की पोटेंशियल से रिलेटेड, उस चीज को कहा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। और एक और डिफाइन दिया आपको वाइनी कैसिसियो ने, द सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉय जॉब रिलेवेंट स्ट्रेंथ वीकनेस। ये क्या है? एक डिस्क्रिप्शन रहेगा एक एम्प्लॉय की जॉब से रिलेटेड स्ट्रेंथ और वीकनेस का। परफॉर्मेंस अप्रेजल में बी कंडक्टेड वंस इन एवरी 6 मंथ और वंस इन अ ईयर। परफॉर्मेंस अप्रेजल हम कभी भी कंडक्ट कर सकते हैं, साल में 1 बार, साल में 2 बार। द बेसिक आइडिया ऑफ अप्रेजल इज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय गिविंग हिम फीडबैक। इसका जो बेसिक आइडिया है वो क्या होता है? एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके उसे फीडबैक देना, ये चीज कहलाती है आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट था परफॉर्मेंस अप्रेजल का। फिर आता है आपका पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। हमें ये परफॉर्मेंस अप्रेजल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो नंबर 1 में आता है आपका फीडबैक टू एम्प्लॉय। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ बेनिफिशियल बिकॉज इट प्रोवाइड फीडबैक टू एम्प्लॉय अबाउट हिज परफॉर्मेंस। इट आइडेंटिफाई द एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट सो दैट एम्प्लॉय कैन इम्प्रूव इटसेल्फ। परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक बेनिफिट होता है कि ये एम्प्लॉय को फीडबैक प्रोवाइड करवाता है उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, जिससे फिर एम्प्लॉय को पता लग जाता है कि उसे किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करनी है और वो खुद से वो इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर लेता है। वो चीज का एक बेनिफिट होता है, इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल एक जरूरी है।
नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ड्यू टू परफॉर्मेंस अप्रेजल इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एम्प्लॉय टू improve हिमसेल्फ। अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी अरेंज्ड। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन को भी बताता है कि किस टाइप के एम्प्लॉय में किन चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिससे वो उस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अरेंज कर पाते हैं और उन एम्प्लॉय को रिक्वायर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा पाते हैं, जिससे उनकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो ये दूसरा बेनिफिट हैगा परफॉर्मेंस अप्रेजल का। नेक्स्ट है हेल्प टू डिसाइड प्रमोशन। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड अ रिपोर्ट अबाउट द एम्प्लॉय। बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट फ्यूचर प्रमोशन आर डिसाइडेड, इंसेंटिव सैलरी इंक्रीज इज डिसाइडेड। क्या बोला है, थर्ड क्या पर्पस होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का? परफॉर्मेंस अप्रेजल एक रिपोर्ट प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयज के बारे में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, एक बेसिस मिल जाता है, जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को ये पता लगता है कि हमें किस एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है, किस एम्प्लॉय को इंसेंटिव देना है, किस एम्प्लॉय की सैलरी को इंक्रीज करना है। ये सारी चीजें भी उसे पता लग पाती हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये इसका नेक्स्ट पर्पस है। फिर फोर्थ है आपका वैलिडेशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल द एचआर डिपार्टमेंट कैन आइडेंटिफाई वेदर एनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ कंपनी। नॉर्मली अ साउंड सिलेक्शन प्रोसेस रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस एंड पॉजिटिव अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल की मदद से जो एचआर डिपार्टमेंट का हेड होता है उसे भी पता लग जाता है कि क्या जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस है, जिस तरीके से कंपनी नॉर्मली सिलेक्ट करती है एम्प्लॉय को, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है, जिससे और वेल परफॉर्म्ड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्ट किए जा सके, बेटर परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जा सके। तो ये आपका नेक्स्ट पर्पज होता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का। फिर आएगा फिफ्थ आपका डिसाइडिंग ट्रांसफर एंड ले ऑफ द वर्कर। तो एम्प्लॉय विद स्पेसिफिक टैलेंट कैन बी ट्रांसफर टू प्लेस वेयर देयर टैलेंट आर यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। सिमिलरली डिसीजन रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय डिपेंड अपॉन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट से हमें ये पता लगता है कि किस एम्प्लॉय के अंदर क्या स्पेसिफिक टैलेंट है और उसे हम उस जगह पर ट्रांसफर कर सके जहां पर उस टैलेंट की जरूरत है। और इसके अलावा ये भी पता लगता है कि किस एम्प्लॉय को हमें टर्मिनेट करना है जो हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट। तो कंपनी कैन प्लान फॉर फ्यूचर वैकेंसी एट हायर लेवल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के बेसिस पर फ्यूचर में जो आने वाली वैकेंसी है हायर लेवल की, उसके लिए कैंडिडेट को पहले से ही सिलेक्ट कर सकती हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में। सिमिलरली कैरियर प्लानिंग कैन बी डन फॉर द एम्प्लॉय ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। और परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय की कैरियर प्लानिंग भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवा सकती है। तो ये आपके पर्पस होते हैं 6 पर्पस की परफॉर्मेंस अप्रेजल आपके लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों के लिए किस तरीके से जरूरी है, इसका क्या पर्पस होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की परफॉर्मेंस अप्रेजल करा किस प्रोसेस से जाता है, क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके। तो पहला स्टेप आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो इन दिस वेरी फर्स्ट स्टेप इन परफॉर्मेंस अप्रेजल द एचआर डिपार्टमेंट डिसाइड द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। दे डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर ईच एंड एवरी जॉब। सबसे पहला स्टेप होता है जो एचआर मैनेजर डिपार्टमेंट के हेड को परफॉर्म करना होता है, वो होता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना कि एक जो एम्प्लॉय है उसे उससे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है, वो किस तरीके का कितनी परफॉर्मेंस का काम करेगा, वो आपका स्टैंडर्ड बन जाएगा। फिर उसके अगेंस्ट सारे वर्कर्स की परफॉर्मेंस को मेजर करा जाएगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेट टू द एम्प्लॉय। तो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डिसाइडेड इन फर्स्ट स्टेप आर नाउ कन्वेड टू एम्प्लॉय सो दैट एम्प्लॉय विल नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम एंड विल बी एबल टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। अब जब फर्स्ट स्टेप में जो हमने स्टैंडर्ड स्टेबलाइज कर लिया, उस स्टैंडर्ड को हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को बताएंगे उस स्टैंडर्ड के बारे में, जिससे उन्हें पता लग सके कि कंपनी को उनसे किस तरीके का वर्क एक्सपेक्टेड है और वो उसके अकॉर्डिंग अपनी इंप्रूवमेंट करके वर्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरिंग परफॉर्मेंस। तो द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इज नाउ मेजर बाय एचआर डिपार्टमेंट। डिफरेंट मेथड कैन बी यूज्ड टू मेजर परफॉर्मेंस, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। द मेथड यूज डिपेंड अपॉन कंपनीज कन्वीनियंस। अब एक बार स्टैंडर्ड सेट हो गए, स्टैंडर्ड एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर दिया, उसके बाद क्या करता है एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए ट्रेडिशनल या मॉडर्न किसी भी तरीके का मेथड का यूज करा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। फोर्थ आता है आपका कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। तो द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इज नाउ जज्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड टू अंडरस्टैंड द स्कोर अचीव्ड बाय हिम। अब फोर्थ स्टेप में क्या करा जाता है, परफॉर्मेंस जब मेजर हो जाती है तो उस मेजर्ड परफॉर्मेंस को जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा था उसके साथ कंपेयर करा जाता है,
कि जो हमें परफॉर्मेंस चाहिए थी या वो मिली है या वो परफॉर्मेंस नहीं मिली एम्प्लॉय से। अकॉर्डिंगली वी कम टू नो विच कैटेगरी ऑफ परफॉर्मेंस द एम्प्लॉय फॉल इनटू एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड एंड सेटिस्फैक्टरी एक्सेट्रा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इससे हम एम्प्लॉयज को एक कैटेगरी में डाल देते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा वेरी गुड परफॉर्म कर रहा है, कौन सा गुड परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सिर्फ सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्कशन रिजल्ट। तो द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉय आफ्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल आर इन्फॉर्म्ड और कन्वेड टू हिम बाय एचआर डिपार्टमेंट। अब जब परफॉर्मेंस मेजर हो जाती है तो उसका जो भी रिजल्ट आता है उसका रिजल्ट एचआर डिपार्टमेंट के से एम्प्लॉय को बता देता है। अब फीडबैक इज गिवन टू एम्प्लॉय आस्किंग हिम टू चेंज सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव देम। एम्प्लॉय को फीडबैक दी जाती है और उनको पूछा जाता है कि मतलब बताया जाता है एक तरीके से कि किन किन परफॉर्मेंस एरियाज में उन्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट स्टेप होता है कलेक्टिव एक्शन। तो द एम्प्लॉय इज गिवन अ चांस और अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव हिमसेल्फ इन द एरिया स्पेसिफाइड बाय एचआर डिपार्टमेंट। उसके बाद एम्प्लॉय को एक चांस दिया जाता है कि जिस एरिया में एचआर डिपार्टमेंट ने उन्हें बताया है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उसमें वो इम्प्रूवमेंट कर लें। द एचआर डिपार्टमेंट कॉन्स्टेंटली रिसीव और कीप्स अ चेक ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड नोट डाउन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। फिर एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, कॉन्स्टेंटली रिसीव करता है और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करता रहता है और उसकी इम्प्रूवमेंट को नोट डाउन करता रहता है कि उस एम्प्लॉय में इम्प्रूवमेंट हो रही है या इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू। तो द परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी इज टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन रेगुलर बेसिस। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी है वो रेगुलर बेसिस पर इम्प्लीमेंट करी जानी चाहिए। अ रिव्यू मस्ट बी डन फ्रॉम टाइम टू चेक वेदर एनी चेंज इन पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। जिससे एक रिव्यू करते रहना चाहिए उससे, जिससे हमें पता चलता रहे कि पॉलिसी में टाइम टू टाइम कोई चेंज या रिक्वायरमेंट की जरूरत है या नहीं है। नेसेसरी चेंजेस आर मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम उस तरीके से पॉलिसी में नेसेसरी चेंजेस किए जाने चाहिए आपके, ठीक है। तो ये आपके 7 स्टेप होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि जो मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो हमने स्टेप 3 के अंदर आई थिंक बात कर रही थी परफॉर्मेंस अप्रेजल करने की, उसमें जो 2 तरीके के मेथड यूज करे जाते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड, उनके बारे में अब हमें देखना है कि ट्रेडिशनल मेथड के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं और मॉडर्न मेथड के अंदर आपकी कौन कौन सी टेक्निक आती हैं। तो पहला मेथड वही है, ट्रेडिशनल मेथड में हमारा आता है चेकलिस्ट मेथड। तो इन दिस मेथड द बॉस इज गिवन अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन अबाउट जूनियर। The question are followed by checkbox. The superior has to put tick mark in any of the box. इसके अंदर क्या करा जाता है, जो सीनियर होता है या बॉस होता है उसे एक चेकलिस्ट दी जाती है। उसके बाद उसे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखकर उस चेकलिस्ट को फिल करना होता है, टिक लगाना होता है जिस भी बॉक्स में वो रिलेवेंट टिक लगाना चाहे। सेकंड तरीका होता है हमारा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू अप्रेज आईएएस ऑफिसर एंड अदर हाई लेवल ऑफिशियल। ये जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है ये तरीका कहाँ पर ज्यादा पॉपुलर होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पॉपुलर होता है जहाँ पर हमें किसी हायर ऑफिशियल या आईएएस वगैरह की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना होता है। इन दिस मेथड द सीनियर और द बॉस राइट अ रिपोर्ट अबाउट जूनियर गिविंग हिम डिटेल अबाउट द performance about the employee. The report is kept highly confidential and access to report is limited. इसके अंदर क्या होता है, जो सीनियर या बॉस होता है वो क्या करता है, अपने जूनियर के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करता है जो कि एक हाईली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है और हर किसी को इसकी एक्सेस नहीं होती है। नेक्स्ट आती है हमारी क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। तो इन दिस मेथड क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस ऑन द जॉब आर नोटेड डाउन अलोंग विद एम्प्लॉय बिहेवियर एंड रिएक्शन इन ऑल दीज सिचुएशन। ये क्या तरीका है, इसके अंदर जॉब पर जो भी क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए होते हैं उन्हें नोट डाउन करा जाता है और एम्प्लॉय ने उन इंसिडेंट के टाइम पर किस तरीके से बिहेव करा और किस तरीके से रिएक्ट करा, ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड करी जाती हैं। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसिडेंट आर मेंशन्ड। और इसके अंदर दोनों तरीके की, कोई पॉजिटिव इंसिडेंट या कोई नेगेटिव इंसिडेंट, दोनों तरीके की चीजें मेंशन करी जाती हैं। नेक्स्ट होता है आपका मेथड रैंकिंग मेथड। तो इन दिस मेथड रैंक्स आर गिवन टू एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। रैंकिंग मेथड के अंदर एम्प्लॉय को रैंक दी जाती है उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ रैंकिंग एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को रैंकिंग करने के यहाँ पर अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं। सिंपल रैंकिंग मेथड, अल्टरनेट रैंकिंग मेथड, पेयर कंपैरिजन मेथड। ये 3 मेथड आपको बताए हैं, सिंपल रैंकिंग मेथड, अल्टरनेट रैंकिंग मेथड एंड पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। नेक्स्ट होता है आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल रेफर्स टू यूजिंग स्पेसिफिक फैक्टर टू अप्रेज पीपल। इसके अंदर क्या करा जाता है, कुछ स्पेसिफिक फैक्टर का यूज करा जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए।
द एंटायर अप्रेजल इज प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ चार्ट, और इसके अंदर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करा जाता है उसे हम चार्ट की फॉर्म में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। द चार्ट कंटेन्स सर्टेन कॉलम विच इंडिकेट क्वालिटी विच आर बीइंग अप्रेज्ड एंड अदर कॉलम विच स्पेसिफाई द रैंक टू बी गिवन। इस चार्ट के अंदर कुछ कॉलम होते हैं जिसके अंदर क्वालिटीज बताई गई होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं जिसके अंदर रैंक दी जाती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक है नैरेटेड एसे। तो इन दिस मेथड द सीनियर और द बॉस इज सपोज्ड टू राइट अ नैरेटिव एसे डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ हिज जूनियर। नैरेटेड एसे में क्या होता है, सीनियर या जो बॉस होता है वो एक एसे के अंदर डिस्क्राइब करता है अपने जूनियर की सारी क्वालिटीज के बारे में। ही में डिस्क्राइब द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एनालिटिकल एबिलिटी। द नैरेटिव एसे एंड विद अ रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर प्रमोशन और फ्यूचर इंसेंटिव। इसके अंदर वो अपने एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ, वीकनेस, एनालिटिकल एक्टिविटीज, एबिलिटीज, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है और लास्ट में रिकमेंड करता है कि फ्यूचर में प्रमोशन किस तरीके का होना चाहिए इस एम्प्लॉय का और किस तरीके का इसे इंसेंटिव मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। तो इन दिस मेथड एवरी एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड trait wise with other person one at a time. The number of time one person is compared with other is tallied on a piece of paper. इस मेथड के अंदर क्या करा जाता है, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करा जाता है और हर एम्प्लॉय को हर एक एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करके टैली किया जाता है एक पीस ऑफ पेपर पर। दीज नंबर ऑफ हेल्प इन यील्डिंग रैंक ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉय। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को रैंक देने में आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम। तो अंडर दिस सिस्टम सर्टेन फीचर लाइक एनालिटिकल एबिलिटी, कोऑपरेटिवनेस, डिपेंडेबिलिटी, जॉब नॉलेज एटसेट्रा आर सिलेक्टेड फॉर इवैल्यूएशन द एम्प्लॉय ऑन गिवन ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ रेटर। इसके अंदर क्या करा जाता है, इसमें एनालिटिकल एबिलिटी, कोऑपरेटिवनेस, डिपेंडेबिलिटी और जॉब की नॉलेज के बारे में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है और एम्प्लॉय को सिलेक्ट इवेल्युएट करा जाता है उसकी ग्रेड्स के अकॉर्डिंग और जजमेंट दिया जाता है उसकी रेटिंग देकर, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो सम रेटर सफर फ्रॉम अ कांस्टेंट एरर, दे रेट ऑफ एम्प्लॉय एज ओनली गुड, एवरेज एंड पुअर, दे डज नॉट इवेल्युएट द एम्प्लॉय प्रॉपर्ली। दिस सिस्टम मिनिमाइज रेटर बायस सो दैट ऑल द एम्प्लॉय आर नॉट सिमिलरली रेटेड। अब क्या होता है, कुछ जो रेटिंग देने वाले पर्सनल होते हैं, हेड होते हैं, सुपीरियर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो एम्प्लॉय को रेटिंग देते हैं वो सिर्फ कुछ ही रेटिंग देते हैं, जैसे कि कुछ को गुड दे दी, कुछ को एवरेज दे दी, कुछ को पुअर दे दी, जिससे एम्प्लॉय को अच्छे तरीके से इवेल्युएट नहीं किया जा पाता है। तो इसी बाइस को कम करने के लिए फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करा जाता है जिससे सारे एम्प्लॉय को सिमिलरली रेटिंग ना मिले। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनेशन। तो अंडर द नॉमिनेशन मेथड अप्रेजर आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई एक्सेप्शनली गुड एंड एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्मर who are then singled out for special treatment। नॉमिनेशन के अंदर क्या करा जाता है, जो अप्रेजर होता है, मतलब जो परफॉर्मेंस मेजर कर रहा होता है, उससे ये बोला जाता है कि जो सबसे बेस्ट हैगा और जो सबसे पुअर परफॉर्मर है उसे आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उनको स्पेशल ट्रीट करा जाएगा। नेक्स्ट है वर्क सैंपल टेस्ट। तो इन दिस मेथड एम्प्लॉय आर गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम वर्क रिलेटेड टू अ टेस्ट विच देन बी इवैल्यूएटेड। वर्क सैंपल टेस्ट में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें कोई वर्क करने के लिए दिया जाता है, वो उस वर्क को कंप्लीट करते हैं, फिर उस वर्क के बेसिस पर उन्हें इवैल्यूएट कराया जाता है, वो कहलाता है आपका वर्क सैंपल टेस्ट। तो ये आपके थे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टेस्टिंग की एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ट्रेडिशनली किस किस तरीके से टेस्ट करा जाता था। अब नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो सबसे पहला आता है इसमें असेसमेंट सेंटर। तो असेसमेंट सेंटर्स आर प्लेस वेयर एम्प्लॉय आर असेस्ड ऑन सर्टेन क्वालिटी, टैलेंट एंड स्किल व्हिच दे पजेस। असेसमेंट सेंटर ऐसी जगह होती है जहां पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, उनकी क्वालिटीज को, उनके टैलेंट और स्किल को असेस करा जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन एज वेल एज अप्रेजल। इस मेथड का हम यूज सिलेक्शन के लिए भी करते हैं और परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए भी करते हैं। द पीपल हु अटेंडेड असेसमेंट सेंटर आर गिवन मैनेजमेंट गेम्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पजल्स, क्वेश्चनियर अबाउट डिफरेंट मैनेजमेंट रिलेटेड सिचुएशन। जो लोग ये असेसमेंट सेंटर अटेंड करते हैं और यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस मेजर करवाते हैं या उनकी परफॉर्मेंस मेजर करी जाती है, उन्हें यहाँ पर कई तरीके की मैनेजमेंट गेम्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उनका, पजल्स, क्वेश्चनियर के थ्रू उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो इट वाज इंटेंडेड टू बी मेथड ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, इट कैन बी यूज फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑल्सो। ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग का एक मेथड हैगा, लेकिन इसका यूज हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए भी कर लेते हैं।
In this method, all members of the department, starting from lowest level employee to highest level employee, together discuss fixed target goals to achieved plan for achieving these goals and work together to achieve them. इसके अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर हर मेंबर डिपार्टमेंट का, चाहे वो लोवेस्ट लेवल का एम्प्लॉय हो या हाईएस्ट लेवल का एम्प्लॉय, सारे इकट्ठे डिस्कस करते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं, गोल सेट करते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाते हैं और उनको अचीव करने के लिए साथ में मिलकर वर्क करते हैं। द सीनियर इन डिपार्टमेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द जूनियर। और इससे क्या होता है, इससे सीनियर जो होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने जूनियर की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर सके। नेक्स्ट है बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, जिसे हम बार्स कहते हैं। बार्स इन दिस मेथड द अप्रेजल इज डन टू टेस्ट द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड हिज जॉब। बार्स का यूज किस लिए करा जाता है, एक एम्प्लॉय का अपनी जॉब से रिलेटेड क्या एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को मेजर करने के लिए बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल का यूज करा जाता है। नॉर्मली पीपल विद पॉजिटिव अप्रोच और एटीट्यूड व्यू एंड परफॉर्म देयर जॉब डिफरेंटली एज कंपेयर टू पीपल विद नेगेटिव अप्रोच। क्योंकि नॉर्मली क्या देखा जाता है, जो पॉजिटिव अप्रोच या एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो अपनी जॉब को अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव अप्रोच के जो लोग होते हैं उनसे। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट या फिर अकाउंटिंग। तो इन दिस मेथड द एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद द इनकम रिसीव ड्यू टू एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉय। इसके अंदर क्या करा जाता है, एक एम्प्लॉय पर हमने क्या खर्चा करा और उस एम्प्लॉय ने उस खर्चे से जो अपनी परफॉर्मेंस दी उससे कितनी इनकम जनरेट करी, उन दोनों चीजों को कंपेयर करा जाता है। A comparison is made to find out the utility of employee to the organization। इससे क्या पता लगता है एक एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या यूटिलिटी है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। The appraisal inform the employee about his contribution to the company and what expected in future। ये अप्रेजल होता है, ये क्या बताता है एम्प्लॉय की का क्या कंट्रीब्यूशन रहा अपनी कंपनी के लिए और एक्सपेक्टेड फ्यूचर में उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। नेक्स्ट है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इन दिस मेथड ऑफ अप्रेजल एंड ऑल राउंड अप्रोच इज एडॉप्टेड। फीडबैक अबाउट द एम्प्लॉय इज टेकन फ्रॉम एम्प्लॉय हिमसेल्फ, हिज सुपीरियर, हिज जूनियर, हिज कलीग्स, कस्टमर ही डील्स विद, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर पीपल ही डील्स विद, एटसेट्रा। इस मेथड के अंदर क्या करा जाता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को किस तरीके से अप्रेज करा जाता है, जिन जिन लोगों के साथ वो इन्वॉल्व रहता है, वर्क करता है, चाहे उसके सुपीरियर हो, चाहे जूनियर हो, कलीग्स हो, उसके कस्टमर्स हो, जिनके साथ भी वो डील करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए या कोई और भी लोग, उन सभी से उसके बारे में फीडबैक ली जाती है, उसका 360 डिग्री अप्रेजल करा जाता है। तो इसीलिए इसका नाम है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब जिनके साथ भी वो डील करता है उन सभी से उसके बारे में फीडबैक ली जाती है। तो ये आपके 5 मेथड होते हैं टोटल ट्रेडिशन मॉडर्न मेथड के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेज करने के। ठीक है, ये हो गया आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का कंसेप्ट। यहाँ पर अब आता है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ये क्या है, एक तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए और एम्प्लॉय की एंगेजमेंट के लिए। It involves equipping manager and employee with the skills, tools, and knowledge needed to set performance exception, provide feedback, evaluate performance, and support employee growth and development। इसके अंदर हम ऐसे मैनेजर्स को इक्विप करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जो कि एम्प्लॉय की स्किल से रिलेटेड टूल्स और नॉलेज हो उसके पास, टेक्निक्स पता हो उसे, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस की, फीडबैक की, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की और एम्प्लॉय को सपोर्ट करने की उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो उस चीज को आपका कहा जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, स्कोप क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस गोल। तो ट्रेनिंग ऑन हाउ टू स्टेबलाइज क्लियर, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड परफॉर्मेंस गोल दैट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले इसके अंदर क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से क्लियर, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स को स्टेबलाइज करना है जो कि किसके साथ अलाइन कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप और क्या आता है इसके अंदर, प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो ट्रेनिंग मैनेजर ऑन हाउ टू डिलीवर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, प्रेज अचीवमेंट, एड्रेस एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट एंड हैव मीनिंगफुल परफॉर्मेंस कन्वर्सेशन विद देयर टीम मेंबर। इसके अंदर मैनेजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है कि किस तरीके से एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करवानी है, अचीवमेंट को प्रेज करना है, मतलब किस तरीके से रिकॉग्नाइज करनी है अचीवमेंट को,
जिन एरियाज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उन्हें कैसे एड्रेस करना है, मीनिंगफुल परफॉर्मेंस कैसे बतानी है अपने टीम मेंबर को, ये सारी तरीके की ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो ट्रेनिंग ऑन हाउ टू कंडक्ट फेयर एंड ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, असेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टेबलाइज गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर डेवलपमेंट। इसके अंदर और क्या करा जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है मैनेजर्स को किस तरीके से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को फेयर एंड ऑब्जेक्टिव तरीके से कंडक्ट करना है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को किस तरीके से असेस करना है, जो हमने गोल्स और एक्सपेक्टेशंस स्टेबलाइज करी थी उनके अगेंस्ट, और उन्हें किस तरीके की डेवलपमेंट से रिलेटेड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवानी है, वो चीज इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है कोचिंग एंड मेंटरिंग, तो ट्रेनिंग मैनेजर ऑन हाउ टू कोच एंड मेंटर देयर एम्प्लॉय टू एनहांस परफॉर्मेंस, डेवलप स्किल्स, ओवरकम चैलेंज एंड अचीव प्रोफेशनल ग्रोथ। इसके अलावा इसमें क्या करा जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है मैनेजर को कि जो उनके एम्प्लॉय हैं उन्हें किस तरीके से कोच एंड मेंटर करना है जिससे उनकी परफॉर्मेंस इनहांस हो सके, उनकी स्किल्स डेवलप हो सके, वो अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सके और उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ अचीव की जा सके। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, तो ट्रेनिंग ऑन हाउ टू क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान फॉर एम्प्लॉय हु आर नॉट मीटिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, इंक्लूडिंग सेटिंग क्लियर गोल, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड मेंटरिंग, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। इसके अलावा ट्रेनिंग दी जाती है मैनेजर्स को कि जो एम्प्लॉय अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्लान इम्प्लीमेंट करने हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। अब इन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान के अंदर उन्हें क्लियर गोल सेट करने होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवानी होती है और उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, तो ट्रेनिंग ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एम्प्लॉय फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, अचीवमेंट एंड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस टू रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर एंड मोटिवेट कंटिन्यूड सक्सेस। इसके अलावा इसके अंदर और क्या करा जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है मैनेजर को कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे किस तरीके से रिवॉर्ड देना है, किस तरीके से उसका कंट्रीब्यूशन करना है, अचीवमेंट्स से रिलेटेड, उसके कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड किस तरीके से उसे एक तरीके से रिकॉग्नाइज करना है जिससे क्या हो, एक पॉजिटिव बिहेवियर और कंटिन्यूड सक्सेस मेंटेन की जा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन, तो ट्रेनिंग ऑन हाउ टू डॉक्यूमेंट परफॉर्मेंस डिस्कशन, फीडबैक, गोल्स, अचीवमेंट, चैलेंज एंड इंप्रूवमेंट प्लान टू मेंटेन अ एक्यूरेट रिकॉर्ड एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसके अलावा और किस चीज से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस डिस्कशन को डॉक्यूमेंट करना है, फीडबैक्स को, गोल्स को, अचीवमेंट्स को, चैलेंजेस को, इम्प्रूवमेंट को, प्लान्स को किस तरीके से उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है और एक डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में सपोर्ट का वो वर्क करेंगे। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ट्रेनिंग ऑन हाउ टू यूज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल एंड सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रोसेस, ट्रैक प्रोग्रेस, जनरेट रिपोर्ट एंड एनालाइज परफॉर्मेंस डाटा। उसके अलावा ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल एंड सिस्टम का यूज करना है परफॉर्मेंस प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए, प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए और परफॉर्मेंस डेटा को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके हो गए जो आपके ये था आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, किस किस तरीके की ट्रेनिंग मैनेजर्स को प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो आपका वो है आपका पोटेंशियल अप्रेजल। क्या होता है, अभी हमने देखा परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब है पोटेंशियल अप्रेजल। तो पोटेंशियल अप्रेजल इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू इवैल्यूएट एन एम्प्लॉयज फ्यूचर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उसकी फ्यूचर में ग्रोथ, डेवलपमेंट और एडवांस से रिलेटेड क्या पोटेंशियल है, उसकी उस पोटेंशियल को इवैल्यूएट करना कहलाता है आपका पोटेंशियल अप्रेजल। It focus on assessing an employee's ability to take on higher level role, handle increased responsibility and contribute to organization long term success। पोटेंशियल मेजर में क्या करा जाता है, उसका देखा जाता है कि उसकी फोकस करा जाता है एम्प्लॉय की एबिलिटी पर कि वो किस तरीके से हायर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स को ले पाएगा, क्या वो हायर लेवल की जो इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें किस तरीके से हैंडल कर पाएगा, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सक्सेस में कंट्रीब्यूट करा पाएगा। तो ये सारी चीजें पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर मेजर करी जाती हैं आपकी। पोटेंशियल अप्रेजल goes beyond evaluating current performance and look at an individual capacity to grow, learn, adapt and excel in future role। पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर
करंट टाइम की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं करा जाता है। इसमें एक इंडिविजुअल को किस तरीके से वो अपने आप को ग्रो करेगा, लर्न करेगा, एडेप्ट करेगा और फ्यूचर के रोल को एक्सेल करेगा, उस चीज को मेजर करा जाता है। पोटेंशियल अप्रेजल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय हु कैन ग्रूम्ड बाय लीडरशिप पोजीशन, की रोल एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। पोटेंशियल अप्रेजल की मदद से ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर पाती है हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय को, जिन्हें हम लीडरशिप पोजीशन, की रोल्स और स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इट इन्फॉर्म टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, सक्सेशन प्लानिंग, एफर्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड करियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती हैं? टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज बनाती हैं, सक्सेशन प्लानिंग एफर्ट्स करती हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेती हैं, कैरियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटी स्टेबलाइज करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बाय कंडक्टिंग पोटेंशियल अप्रेजल अलोंगसाइड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ देयर एम्प्लॉय करंट कंट्रीब्यूशन एंड फ्यूचर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल अप्रेजल कंडक्ट करके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव व्यू क्रिएट कर लेती हैं अपने करंट एम्प्लॉय के बारे में कि वो अभी कैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो फ्यूचर में किस तरीके का कंट्रीब्यूशन अपना देने वाले हैं। तो ये होता है आपका पोटेंशियल अप्रेजल का कंसेप्ट, ठीक है। फिर आता है आपका की कंपोनेंट ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल में इंक्लूड। पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? तो सबसे पहले कैरियर एस्पिरेशन आता है। तो असेसिंग एन एम्प्लॉय कैरियर गोल, एम्बिशन एंड विलिंगनेस टू टेक अ न्यू चैलेंज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन असेस करती है कि एक एम्प्लॉय का कैरियर गोल क्या है, उसका क्या एम्बिशन है और वो किस तरीके से न्यू चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और अपनी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट है लर्निंग एजिलिटी। तो इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज एबिलिटी टू लर्न क्विकली, अडेप्ट टू चेंज, एक्वायर न्यू स्किल्स एंड अप्लाई नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन। और क्या इवैल्यूएट होता है इसकी मदद से? कि एक एम्प्लॉय की क्या एबिलिटी है कि वो नई चीजों को किस तरीके से कितनी जल्दी सीखेगा, किस तरीके से चेंजेस के साथ अडेप्ट करेगा, न्यू स्किल्स को किस तरीके से एक्वायर करेगा और जो अपनी नॉलेज है उन्हें अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से अप्लाई करेगा। नेक्स्ट है लीडरशिप पोटेंशियल। तो आइडेंटिफाई एम्प्लॉय हु डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप क्वालिटीज, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। ऐसे एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई किया जाता है पोटेंशियल अप्रेजल की मदद से जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग की स्किल्स होती है और एबिलिटी होती है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो असेसिंग एन एम्प्लॉय क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन टू इनोवेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल की मदद से और क्या असेस करा जाता है? एक एम्प्लॉय कितना क्रिएटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है उसकी, वो न्यू आइडिया को जनरेट करने की कैसी एबिलिटी है उसके अंदर और इनोवेशन में वो कितना कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें भी इसकी मदद से मेजर करी जाती हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी। तो इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस, ओपननेस टू चेंज एंड एबिलिटी टू थ्राइव इन डायनेमिक एंड इवॉल्विंग वर्क एनवायरनमेंट। इसके अलावा एक एम्प्लॉय कितना फ्लेक्सिबल है, कितना रेजिलेंस है, कितना ओपन है चेंजेस के और उसकी डायनेमिक एनवायरनमेंट में चेंज होने की क्या एबिलिटी है, उस सारी चीजों को मेजर करा जाता है इसके अंदर। तो उस चीज को कहा जाता है आपका एडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल। तो असेसिंग एन एम्प्लॉय कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, टीम वर्क एबिलिटी एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी। इसके अंदर एक एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, टीम वर्क की एबिलिटी और रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को असेस करा जाता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड ड्राइव। तो इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉय लेवल ऑफ मोटिवेशन, कमिटमेंट टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एंड विलिंगनेस टू गो अबव एंड बियॉन्ड इन देयर रोल। इसके अलावा एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कि किस तरीके का उसका मोटिवेशन लेवल है, किस तरीके की उसकी कमिटमेंट है कि पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड और वो अपने रोल से कितना बियॉन्ड जाकर वर्क कर सकता है, ये सारी चीजें भी इवैल्यूएट करी जाती हैं। तो ये कहलाता है आपका पोटेंशियल अप्रेजल का कंसेप्ट कि पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करी जाती हैं। आज काउंसलिंग क्या होता है? एम्प्लॉय काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल प्रोवाइड सपोर्ट, गाइडेंस एंड असिस्टेंस टू एम्प्लॉय हु मे बी एक्सपीरियंसिंग पर्सनल और वर्क रिलेटेड चैलेंजेस। एम्प्लॉय काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक जो ट्रेंड पर्सन होता है, प्रोफेशनल होता है, वो गाइडेंस, सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है एक ऐसे एम्प्लॉय को जो अपने वर्क में पर्सनल और वर्क रिलेटेड चीजों में चैलेंजेस फेस कर रहा होता है। तो उसे कहा जाता है आपका एम्प्लॉय काउंसलिंग। The goal of employee counseling is to help individual address issues that are affecting their well-being, performance and overall satisfaction at work. इसका जो गोल होता है एम्प्लॉय काउंसलिंग का वो क्या होता है? उस इंडिविजुअल का जो कि अपने वेलबींग, परफॉर्मेंस और ओवरऑल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड अफेक्ट हो रहा है,
उस पर्सन का जो भी इशू है उस इशू को एड्रेस करना, उसे उसकी रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करवाना, उसे सॉल्व करना, वो इसका गोल होता है। Employee counseling can address a wide range of issues including stress, burnout, conflict with colleagues or supervisor, performance concern, personal problem impacting work, career development goal and more. Employee counseling कई सारे issues को solve करता है, जैसे कि stress होता है जो employee में, बर्नआउट करते हैं वो, कन्फ्लिक्ट हो जाता है अगर कलीग्स या सुपरवाइजर से, परफॉर्मेंस कंसर्न, पर्सनल प्रॉब्लम इम्पैक्टिंग वर्क या फिर कैरियर डेवलपमेंट गोल्स या फिर और भी कई सारी चीजें, इन सभी चीजों के साथ एम्प्लॉय काउंसलिंग डील करता है। By offering counseling services, organizations demonstrate their commitment to support employee well-being, mental health and professional growth. Employee counseling प्रोवाइड करवा के ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपनी कमिटमेंट करती हैं कि वो एम्प्लॉय को सपोर्ट करेंगे, उनकी वेलबींग को, उनकी मेंटल हेल्थ को और प्रोफेशनल ग्रोथ को। तो ओवरऑल एम्प्लॉय काउंसलिंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। तो जो एम्प्लॉय काउंसलिंग होता है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किस चीज में, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय के मोरल को इंप्रूव करने में, प्रोडक्टिविटी में, रिड्यूसिंग टर्नओवर में एंड फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ केयर एंड सपोर्ट, केयर और सपोर्ट का एक कल्चर क्रिएट करने में, इन सारी चीजों में एम्प्लॉय काउंसलिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंसेप्ट हमारा जॉब ट्रांसफर का। अ जॉब ट्रांसफर इज अ प्रोसेस इन विच एन एम्प्लॉय इज मूव्ड फ्रॉम वन पोजीशन और लोकेशन विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। जॉब ट्रांसफर क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय को एक लोकेशन से या पोजीशन से दूसरी लोकेशन या पोजीशन पर सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है आपका जॉब ट्रांसफर। Job transfer can occur for various reasons including career development, organizational restructuring and employee performance issue, personal reason और operational need। जॉब ट्रांसफर करने के कई सारे रीजन होते हैं, या तो कैरियर डेवलपमेंट की वजह से करा जाता है एम्प्लॉय के, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इश्यूज की वजह से, पर्सनल रीजंस की वजह से, या फिर ऑपरेशनल नीड्स की वजह से जॉब ट्रांसफर करा जाता है आपका। Job transfer can benefit both employee and organization by providing opportunity for career advancement, skills development and increased job satisfaction। जॉब ट्रांसफर से एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को बेनिफिट होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कैरियर एडवांसमेंट की, स्किल डेवलपमेंट की और इंक्रीज्ड जॉब सेटिस्फेक्शन की। फिर वही चीज बताइए आपको पॉइंट में रीजन क्या क्या होते हैं ट्रांसफर के। तो एम्प्लॉयर में इनिशिएट जॉब ट्रांसफर टू प्रोवाइड एम्प्लॉय विद न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एड्रेसिंग स्टाफिंग नीड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लोकेशन, एकोमोडेट पर्सनल सर्कमस्टांसेस ऑफ एम्प्लॉय टू ऑप्टिमाइज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट। जो एम्प्लॉयर होता है वो कई रीजन से जॉब ट्रांसफर करता है। क्या रीजन होते हैं, या तो नई अपॉर्चुनिटी देना एम्प्लॉय को उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जो दूसरे डिपार्टमेंट में स्टाफिंग की जरूरत है उसकी जरूरत को पूरा करना, पर्सनल सर्कमस्टांसेस को एकोमोडेट करना, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स और टैलेंट का अच्छे से यूज करना, ये सारे रीजन होते हैं एक ट्रांसफर के। कम्युनिकेशन क्या है, मतलब तो एम्प्लॉयर शुड कम्युनिकेट ओपनली एंड ट्रांसपेरेंटली विद एम्प्लॉय अबाउट द रीजन फॉर ट्रांसफर। जो एम्प्लॉयर होना चाहिए वो एम्प्लॉय को ट्रांसपेरेंटली और ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए कि ट्रांसफर का रीजन क्या है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ न्यू रोल से एक्सपेक्टेशंस क्या है, टाइमलाइन ऑफ ट्रांजिशन की क्या टाइमलाइन है, एनी सपोर्ट और ट्रेनिंग दैट विल बी प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट अ स्मूथली ट्रांसफर प्रोसेस। जो ये ट्रांसफर हो रहा है अगर उसमें किसी टाइप की नॉलेज और स्किल की जरूरत है तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ये सारी चीजें अच्छे से कम्युनिकेट करनी चाहिए एम्प्लॉय को ट्रांसफर से पहले। एम्प्लॉय कंसेंट बोला है तो इन सम केसेस जॉब ट्रांसफर में वॉलंटरी वेयर एम्प्लॉय एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन मूविंग टू अ डिफरेंट रोल और लोकेशन। कई केसेस में क्या होता है, जो जॉब ट्रांसफर होता है वो वॉलंटरी हो सकता है, जिसके अंदर एम्प्लॉय अपना खुद इंटरेस्ट दिखाए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर या रोल पर जाने के लिए। However, transfer can also be initiated by employer based on business need and performance consideration। तो दोनों की वजह से किया जा सकता है ट्रांसफर, अगर एम्प्लॉयर चाह रहा है तो भी और एम्प्लॉय को जरूरत है तो भी ट्रांसफर करा जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, वही चीज है, एम्प्लॉयर शुड ऑफर ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन एंड सपोर्ट टू एम्प्लॉय हु आर ट्रांजिशनिंग इन न्यू रोल और लोकेशन थ्रू जॉब ट्रांसफर। जिस भी एम्प्लॉय को हम ट्रांसफर कर रहे हैं न्यू रोल पर, न्यू पोजीशन पर जॉब ट्रांसफर की मदद से, उसे सही तरीके की ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करवानी चाहिए। दिस कैन हेल्प एम्प्लॉय अडेप्ट न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरमेंट एंड कलीग मोर इफेक्टिवली। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय होगा वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट और कलीग को और अच्छे इफेक्टिवली तरीके से मैनेज कर पाएगा। नेक्स्ट है फीडबैक एंड इवोल्यूशन। तो आफ्टर द जॉब ट्रांसफर हैज बीन टेकन प्लेस, एम्प्लॉयर शुड सॉलिसिट फीडबैक फ्रॉम बोथ द ट्रांसफरिंग एम्प्लॉय एंड रिसीविंग टीम टू एक्सेस द सक्सेस ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस। अब जॉब ट्रांसफर अगर हो रहा है, अगर एक प्लेस पे से दूसरी जगह पर एम्प्लॉय का जॉब ट्रांसफर हो गया है,
तो एम्प्लॉय से फीडबैक लेनी चाहिए, दोनों से, ट्रांसफरिंग एम्प्लॉय से भी और रिसीविंग टीम से भी, कि किस तरीके से अब ये ट्रांसफर के प्रोसेस ने ऑर्गेनाइजेशन की में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया अपना, तो उस तरीके की फीडबैक भी लेनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, यहाँ पर आपका जॉब ट्रांसफर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रमोशन क्या होता है। तो अ प्रमोशन इज अ टाइप ऑफ जॉब ट्रांसफर जॉब दैट इन्वॉल्व मूविंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, टिपिकली अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज्ड रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी एंड कंपनसेशन। प्रमोशन क्या है, ये एक तरीके का जॉब ट्रांसफर ही है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय को एक हायर पोजीशन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है और उसका कंपनसेशन भी बढ़ जाता है। प्रमोशन आर ऑफन सीन एज रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन किस चीज को ध्यान में रख के किया जाता है कि एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस है, क्या पोटेंशियल है और उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के प्रमोशन करा जाता है। Promotion can be powerful tool for motivating employee, retaining top talent and driving organizational success। जो promotion हैगा वो एक powerful tool होता है कि इस चीज में एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में, टॉप टैलेंट को रिटेन करने में और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को ड्राइव करने में। By providing employee with opportunity for career advancement and professional growth, organization can foster a culture of excellence, engagement and loyalty among their workforce। एम्प्लॉई को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा के कैरियर एडवांसमेंट की, प्रोफेशनल ग्रोथ की ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, एक एक्सीलेंस, एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी का कल्चर वर्कफोर्स के अंदर क्रिएट कर सकती है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। सबसे पहले रिकॉग्निशन। तो प्रमोशन आर अ फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम एन एम्प्लॉय हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड अचीवमेंट। एम्प्लॉय के हार्डवर्क करने से, डेडिकेशन से और अचीवमेंट की वजह से जो उसका रिकॉग्निशन किया जाता है वो प्रमोशन इसी तरीके का एक रिकॉग्निशन होता है आपका। They signifies that organization value for employees contribution and is willing to invest in their growth and development। ये क्या दिखाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है वो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की वो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू कर रही है और उसकी ग्रोथ में और उसके डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करना चाहती है। नेक्स्ट है आपका कैरियर एडवांसमेंट। तो प्रमोशन ऑफर एम्प्लॉय द अपॉर्चुनिटी टू एडवांस देयर कैरियर बाय टेकिंग और मोर चैलेंजिंग रोल, एक्सपेंडिंग देयर स्किल सेट्स एंड गेनिंग वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। प्रमोशन क्या करता है, एम्प्लॉय को ऑफर करता है अपने कैरियर को एडवांस करने की अपॉर्चुनिटी, चैलेंजिंग रोल को लेकर अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है, एम्प्लॉय एक्सपेंड कर सकता है और नया नया एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो विद अ प्रमोशन कम्स इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस। एम्प्लॉय में रिक्वायर्ड टू मैनेज टीम, प्रोजेक्ट और बजट, मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड लीड इनिशिएटिव दैट हैव अ ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रमोशन क्या करता है, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देता है। इससे एम्प्लॉय क्या कर पाता है, टीम्स को अच्छे से मैनेज कर पाता है, प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाता है और स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाता है, इनिशिएटिव्स ले पाता है, जिससे क्या हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती हो जिस चीज पर। ऐसे सारे डिसीजन इसके अंदर फिर एम्प्लॉय ले पाता है। नेक्स्ट है कंपनसेशन। तो प्रमोशन ऑफन कम विद अ सैलरी इंक्रीज, बोनस और अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव टू रिफ्लेक्ट द हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय। प्रमोशन क्या करता है, इसके अंदर एम्प्लॉय की सैलरी भी ज्यादा होती है, उसे बोनस मिलता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलते हैं, जिससे क्या पता चलता है कि हाँ, उसकी अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हायर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अपना अच्छा और अच्छा कंट्रीब्यूशन करे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो एम्प्लॉयर शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग सपोर्ट टू एम्प्लॉय हु आर प्रमोटेड टू हेल्प देम ट्रांजिशन स्मूथली इनटू देयर न्यू रोल। एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए, जिस एम्प्लॉय का प्रमोशन करा जा रहा है उसे ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करवाने चाहिए, जिससे वो जो ये ट्रांजिशन है उससे उसके रोल से रिलेटेड उसमें अच्छे से स्मूथली अपने आप को कॉप अप कर पाए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो क्लियर कम्युनिकेशन इज क्रूशियल व्हेन अनाउंसिंग प्रमोशन टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय अंडरस्टैंड द रीजन फॉर प्रमोशन। एक क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत होती है जब एम्प्लॉय क्या अनाउंस करे, किसी पर्सन का प्रमोशन अनाउंस कर रहा है तो उसे इसके बारे में क्लियरली बताना चाहिए, क्लियरली उसे कम्युनिकेट करना चाहिए एम्प्लॉय को। फॉर द प्रमोशन द एक्सपेक्टेशंस फॉर द न्यू रोल की, अब ऑर्गेनाइजेशन उसका प्रमोशन कर रही है, उसके न्यू रोल में ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही है, एंड चेंज इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इससे उसकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में किस किस तरीके का चेंज आएगा, ये सारी चीजें कम्युनिकेट करनी चाहिए। ये कंसेप्ट था आपका प्रमोशन का, कि प्रमोशन क्या होता है और उसके क्या क्या की एस्पेक्ट्स होते हैं।
नेक्स्ट कंसेप्ट है अब हमारा कंपनसेशन क्या होता है। तो कंपनसेशन इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रोवाइड मॉनेटरी वैल्यू टू एम्प्लॉय इन एक्सचेंज ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने जो वर्क परफॉर्म करा उसके बदले में उसे जो मॉनेटरी वैल्यू दी जाती है, मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है, उसे कंपनसेशन कहा जाता है। एम्प्लॉय कंपनसेशन में अचीव सेवरल पर्पज इन रिक्रूटमेंट, जॉब परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। जो एम्प्लॉय का कंपनसेशन होता है वो कई सारे पर्पजेज में हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, जॉब परफॉर्मेंस है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, ये सारी चीजें कंपनसेशन के लिए ही की जाती हैं। डेफिनेशंस क्या दी हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन की। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म ऑफ पे गिवन टू एम्प्लॉय विच अराइज फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो भी उसे पे दिया जाता है, चाहे किसी भी फॉर्म में दिया जाए, वो सारा एम्प्लॉय कंपनसेशन बनता है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रिवॉर्ड अर्न्ड बाय एम्प्लॉय इन रिटर्न फॉर देयर लेबर और हार्डवर्क। एम्प्लॉय के लेबर और हार्डवर्क के लिए उसे जो रिवॉर्ड मिलता है उसे हम एम्प्लॉय कंपनसेशन कहते हैं। Another definition, compensation is defined as total amount of monetary and non-monetary pay provided to an employee by an employer in return of their work performed as required by organization। कोई भी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी पे जो कि एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसने जो वर्क परफॉर्म करा उसके रिटर्न में, उसे कहा जाता है आपका कंपनसेशन। और डेफिनेशन दी है आपकी, कई सारी डेफिनेशन दी है, आपको जोन सी याद हो जाए इसमें से आप वो लिख सकते हैं। Compensation include direct cash payment, indirect payment in form of employee benefit and incentive to motivate employee to strive for higher level of productivity। कंपनसेशन के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है आपके, डायरेक्ट कैश का पेमेंट जो होता है, इनडायरेक्ट पेमेंट अगर करिए एम्प्लॉय को, कोई बेनिफिट दिया है वो, अगर कोई इंसेंटिव दिया है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, तो वो सारी चीजें आपकी कंपनसेशन का पार्ट बनती है। अब नेचर क्या क्या होता है आपका कंपनसेशन का। तो एम्प्लॉय प्रोवाइड देयर सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन विद एन एम टू अट्रैक्शन टू रिसीव 3 टाइप ऑफ रिवॉर्ड। कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम इसलिए करता है कि उसे ये 3 तरीके के रिवॉर्ड मिले। सबसे पहला क्या, बेस पे, विच रेफर्स टू बेस वेज और सैलरी। जो उसकी बेसिक सैलरी होती है वो तो मिलनी चाहिए एम्प्लॉय को। इट बेसिक कंपनसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय नॉर्मल रिसीव फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन से उसे बेसिक सैलरी मिलती है वो आता है आपका बेस पे में। फिर मिलना चाहिए उसे वेरिएबल पे। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ इंसेंटिव विच इंक्लूड बोनस, कमीशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान विच आर डिजाइन टू इनकरेज एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर देन नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। वेरिएबल पे में क्या क्या आ जाता है आपका, बोनसेस, कमीशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं एम्प्लॉय को इनकरेज करते हैं कि वो अपनी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटरली परफॉर्म करे। इट इज अ कंपनसेशन लिंक डायरेक्टली टू परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। ये कैसा कंपनसेशन होता है जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से लिंक होता है। बेटर द परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी मोर द विल बी द इंसेंटिव। जितनी ज्यादा परफॉर्मेंस होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, उतना ही ज्यादा इंसेंटिव अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है हमारा बेनिफिट। तो दीज आर इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंपनसेशन और रिवॉर्ड गिवन टू एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबरशिप लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, वैकेशन पे एंड रिटायरमेंट पेंशन। बेनिफिट के अंदर क्या आ जाता है आपके, वो कंपनसेशन और रिवॉर्ड जो कि इनडायरेक्ट होते हैं और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है इसलिए उसे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपका, वैकेशन पे हो गया, या फिर रिटायरमेंट पेंशन। ये सारी चीजें आती हैं आपकी बेनिफिट के अंदर। तो 3 तरीके की कंपनसेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाती है और एम्प्लॉय भी यही तीनों एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। ये था आपका कंपनसेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो फ्रिंज बेनिफिट इज अ बेनिफिट विच सप्लीमेंट द एम्प्लॉय ऑर्डिनरी वेज एंड विच इज वैल्यू फॉर टू देम एंड देयर फैमिली इज सो फार इट मटेरियल इंक्रीज देयर रिटायरमेंट बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट एम्प्लॉय की ऑर्डिनरी वेज और सैलरी के अलावा जो भी उसे फायदा मिलता है, चाहे उसे, उसके लिए या उसकी फैमिली के लिए, वो सारा आपका क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट का पार्ट क्रिएट करता है। फ्रिंज बेनिफिट आर एनी वेज कोस्ट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू एम्प्लॉय प्रोडक्टिव एफर्ट, परफॉर्मेंस, सर्विस और सेक्रीफाइस। कोई भी ऐसा बेनिफिट जो कि एम्प्लॉय की वेज कॉस्ट में का पार्ट नहीं होता है, ना कि उसके डायरेक्ट परफॉर्मेंस से कनेक्ट होता है। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है उसको इनकरेज और मोटिवेट रखने के लिए। काइंड क्या क्या होते हैं फ्रिंज बेनिफिट के। तो सबसे पहले पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क। जो ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करती है जिस टाइम एम्प्लॉय ने काम नहीं किया उस टाइम के लिए भी, वो भी आपका एक फ्रिंज बेनिफिट होता है। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि पेड हॉलीडे। तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एन एडल्ट वर्कर शैल हैव वीकली पेड हॉलीडेज प्रेफरेबली संडे। व्हेन अ वर्कर इज डिप्राइव्ड ऑफ वीकली हॉलीडे ही इज एलिजिबल फॉर कंपनसेटरी हॉलीडे फॉर द सेम नंबर ऑफ सेम मंथ। क्या बोला है, पेड हॉलीडे क्या होते हैं, जैसे कि जो वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे की अगर छुट्टी जो मिलती है, वो एम्प्लॉय को छुट्टी मिलती है, उस पर की जो सैलरी होती है वो डिडक्ट नहीं करी जाती है। तो ये भी आपका एक फ्रिंज बेनिफिट होता है।
नेक्स्ट है आपका शिफ्ट प्रीमियम। तो कंपनीज ऑपरेटिंग सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट पे या प्रीमियम टू वर्कर हु आर रिक्वायर्ड टू वर्क ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट। अगर कोई कंपनी है वो नाइट शिफ्ट में भी वर्क कर रही है तो उसके लिए उसे अलग से पे करना होता है, ये भी एक फ्रिंज बेनिफिट होता है। हॉलीडे पे हो गया, जनरली ऑर्गेनाइजेशन ऑफर डबल द नॉर्मल रेट ऑफ सैलरी टू दोज वर्कर हु वर्क ड्यूरिंग हॉलीडे। अगर किसी हॉलीडे वाले दिन वर्कर से काम करवाया जाता है तो उसे सैलरी का डबल अमाउंट पे करा जाता है उस दिन का, तो वो भी आपका एक तरीके का फ्रिंज बेनिफिट होता है। फिर पेड वैकेशन। तो वर्कर इन मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग प्लांटेशन हु हैड वर्क फॉर 240 डे ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर आर एलिजिबल फॉर पेड वैकेशन इन द रेट ऑफ 1 डे फॉर एवरी 20 डेज वर्कड इन केस ऑफ एडल्ट वर्कर और 1 डे फॉर एवरी 15 डेज वर्कड इन केस ऑफ अ चाइल्ड वर्कर। कई ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, कंपनीज जो अपने एम्प्लॉय को पेड हॉलीडे प्रोवाइड करवा पेड वैकेशंस प्रोवाइड करवाती हैं। मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय इतने दिन काम करता है तो इतने दिन में उसे इतनी छुट्टी अलाउड होती है, लेकिन उसकी भी उसके अकाउंट में से सैलरी डिडक्ट नहीं करी जाती है, तो वो चीज कहलाती है आपकी पेड वैकेशन। ये भी एक तरीके का आपका फ्रिंज बेनिफिट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका फ्रिंज बेनिफिट में एम्प्लॉय सिक्योरिटी। तो अ मिनिमम एंड कंटिन्यूअस वेज सैलरी और गिवन अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द मिनिमम वेजेस एक्ट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय इन एडिशन टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट। एम्प्लॉय सिक्योरिटी क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को कई सारे एक्ट आएंगे जिन्होंने डिफाइन कर रखा है कि एक एम्प्लॉय को इतनी मिनिमम सैलरी मिलनी ही मिलनी चाहिए, इससे कम सैलरी आप दे ही नहीं सकते हो। या फिर कुछ कंपनीज में एक्ट्स ने ये भी बोल रखा है कि अगर किसी एम्प्लॉय को ले ऑफ करा जाता है या रिट्रेंच करा जाता है, मतलब निकाला जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसके लिए भी उसे पेमेंट करेगी कंपनी। तो ये सारे आपके आते हैं एम्प्लॉय सिक्योरिटी में, ये भी आपका एक तरीके का फ्रिंज बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड हेल्थ। तो एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ शुड बी टेकन केयर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय अगेंस्ट एक्सीडेंट, अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन एंड टू प्रोटेक्ट द वर्कर प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सेफ्टी एंड हेल्थ के बेनिफिट प्रोवाइड करवाना, उन्हें इंश्योरेंस देना, ये सारी चीजें देना भी आपका एक फ्रिंज बेनिफिट्स का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन। तो इन एडिशन टू हेल्दी एंड सेफ्टी मेजर, प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन हैज आल्सो बीन मेड अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। The act is intended to meet the contingency of invalidity or death of a worker due to an employment injury or occupational disease specified under the act as the sole responsibility of the employer। कई जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है उसने कंपनीज को ये बोल रखा है कि उन्हें वर्कमैन कंपनसेशन में के अंदर एक कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि अगर बाय चांस किसी भी ऑक्यूपेशनल रीजन की वजह से या ऑक्यूपेशनल पर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय किसी एम्प्लॉय की डेथ वगैरह हो जाती है तो उसे कंपनसेट करा जाएगा। तो ये भी आपका एक फ्रिंज बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है हेल्थ बेनिफिट। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड वेरियस मेडिकल सर्विस लाइक हॉस्पिटल, क्लिनिकल, डिस्पेंसरी फैसिलिटी टू एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली मेंबर। जो ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हॉस्पिटल की, क्लिनिक की, डिस्पेंसरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं एम्प्लॉय को, उसकी फैमिली को। तो ये भी एक तरीके का आपका फ्रिंज बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है वॉलंटरी अरेंजमेंट। तो मोस्ट ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड हेल्थ सर्विस एंड ओवर एंड अबव द लीगल रिक्वायरमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू देयर एम्प्लॉय बाय सेटिंग अप हॉस्पिटल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी एंड होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जो लीगल रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवाती हैं ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को हेल्थ से रिलेटेड, तो वो आता है आपका वॉलंटरी अरेंजमेंट के अंदर, और ये भी आपका एक तरीके का फ्रिंज बेनिफिट ही होता है। नेक्स्ट है वेलफेयर एंड रिक्रिएशन फैसिलिटी। तो वेलफेयर एंड रिक्रिएशनल बेनिफिट इंक्लूड कैंटीन, कंज्यूमर सोसाइटीज, क्रेडिट सोसाइटीज, हाउसिंग, लीगल एड, एम्प्लॉय काउंसलिंग, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हॉलीडे होम्स, एजुकेशनल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन पार्टीज एंड पिकनिक मिसलिनीज। वेलफेयर एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज कोई भी और फैसिलिटी जो कि एक एम्प्लॉय के लिए जरूरी हो सकती है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवा रही है तो आपका वो फ्रिंज बेनिफिट का पार्ट बनता है, ठीक है। तो ये था आपका फ्रिंज बेनिफिट का कंसेप्ट कि फ्रिंज बेनिफिट क्या क्या होता है और इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अब देखिए आगे कंसेप्ट है आपका बेस एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन का, कि बेस कंपनसेशन क्या होता है और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या होता है। तो बेस कंपनसेशन रेफर्स टू फिक्स्ड वेज और सैलरी दैट एन एम्प्लॉय रिसीव फॉर देयर रेगुलर वर्क ड्यूटीज। अपना रेगुलरली वर्क करने की वजह से जो भी एम्प्लॉय को सैलरी, फिक्स्ड सैलरी या वेज मिलता है उसे आपका बेस कंपनसेशन कहा जाता है। इट इज गारंटेड अमाउंट ऑफ मनी दैट एम्प्लॉय अर्न टिपिकली पेड ऑन रेगुलर बेसिस। ये आपकी एक गारंटेड अमाउंट होती है जो कि एम्प्लॉय को मिलती है, एम्प्लॉय अर्न करता है और उसे रेगुलर बेसिस पर पे करी जाती है। बेस compensation is usually determined by factors such as employee role, experience, skill and market rate for the similar position। बेस कंपनसेशन कैसे डिटरमाइन करी जाती है, तो एम्प्लॉय का रोल क्या है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसकी क्या स्किल्स है और मार्केट में
सेम पोजीशन के लिए क्या कितनी पेमेंट करी जा रही है उसके बेसिस पर बेस कंपनसेशन डिटरमाइन करी जाती है। वहीं सप्लीमेंट्री कंपनसेशन ऑन द अदर हैंड इंक्लूड एडिशनल फॉर्म ऑफ पेमेंट और बेनिफिट दैट एम्प्लॉय में रिसीव ऑन टॉप ऑफ देयर बेस सैलरी। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या होती है, अपनी बेस कंपनसेशन के अलावा जो भी उन्हें बेनिफिट या पेमेंट करी जाती है, फर्म पेमेंट करती है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए, उसे कहा जाता है आपका सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। These can take various forms such as bonus, commission, overtime pay, profit sharing, stock option, allowance, benefit like health insurance, retirement plan and paid off time। इसके अंदर सप्लीमेंट्री कंपनसेशन के अंदर आपका बोनसेस आ जाते हैं, कमीशंस आ जाते हैं, ओवर टाइम पेमेंट, आपका प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शन, अलाउंस एंड बेनिफिट जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान और पेड ऑफ, ये सारे आपके सप्लीमेंट्री कंपनसेशन का पार्ट क्रिएट करते हैं। अब जो ये कंपनसेशन होती है ये 3 तरीके से दी जा सकती है, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्लान्स। तो इंडिविजुअल नहीं, ये जो कंपनसेशन है ये 3 तरीके की होती है आपकी, इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान की फॉर्म में, ग्रुप इंसेंटिव और ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्लान की फॉर्म में। तो इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्लान आर स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंटेड बाय कंपनी टू मोटिवेट एम्प्लॉय एंड ड्राइव परफॉर्मेंस एट डिफरेंट लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये 3 तरीके की कंपनसेशन या इंसेंटिव होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए देती है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए और वो अच्छे से परफॉर्म करें, इस चीज के लिए ये प्रोवाइड करवाती हैं। These incentive plan are designed to reward employee for achieving specific goal, objective and performance target and they can vary in terms of structure, eligibility criteria and payout mechanism। ये जो इंसेंटिव प्लान होते हैं वो किस लिए डिजाइन करे जाते हैं, एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करने के लिए, ताकि एम्प्लॉय जो स्पेसिफिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव है और टारगेट है उन्हें अचीव करें, उन्हें अच्छे से परफॉर्म करें। ये जो इंसेंटिव प्लान है ये अलग अलग हो सकते हैं, किसके बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर और पे आउट मैकेनिज्म के बेसिस पर, ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं आपके। अब सबसे पहले आता है आपका इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान। तो इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान आर डिजाइन टू रिवॉर्ड इंडिविजुअल एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर पर्सनल परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड अचीवमेंट। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान के अंदर वो प्लान आते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, किस लिए, उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस, उसकी पर्सनल कैपेसिटी, इंडिविजुअल अचीवमेंट की वजह से। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, मेरिट बेस्ड पे, मतलब रिवॉर्ड एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंट्रीब्यूशन करा है उसके बेसिस पर उसे रिवॉर्ड देना, कंपनसेशन देना, वो आता है आपका मेरिट बेस्ड पे में। फिर सेल्स कमीशन, तो प्रोवाइड अ कमीशन और बोनस टू सेल्स एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर सेल परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय ने कितनी सेल करी है, कितनी उसके लिए परफॉर्मेंस करी है, उसके बेसिस पर अगर दिया जाता है कोई इंसेंटिव तो वो कहलाता है आपका सेल्स कमीशन। फिर पीस रेट पे, तो पे एम्प्लॉय बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट दे प्रोड्यूस और टास्क दे कंप्लीट। एम्प्लॉय को पे करना किसके बेसिस पर, जितने उन्होंने क्या बनाए हैं, यूनिट्स क्रिएट करी हैं या फिर टास्क कंप्लीट करा है, उसके बेसिस पर पे करना, पीस के बेसिस पर, तो वो कहलाता है आपका पीस रेट पे। वहीं आता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग, तो शेयर अ पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट विद इंडिविजुअल एम्प्लॉय बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। एम्प्लॉय के साथ, किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के साथ कंपनी के प्रॉफिट को शेयर करना, किस वजह से, क्योंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कंट्रीब्यूशन करा था उसके लिए, तो उसे कहा जाता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये सारे होते हैं आपके इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे ग्रुप इंसेंटिव प्लान। तो ग्रुप इंसेंटिव प्लान फोकस ऑन रिवार्डिंग अ टीम, डिपार्टमेंट और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय फॉर अचीविंग कलेक्टिव गोल्स और टारगेट। ये वो इंसेंटिव प्लान होते हैं जो कि एक पूरे ग्रुप को दिए जाते हैं, उनके ग्रुप ने अच्छे से टीम में मिलकर काम करा, अच्छे से जो भी गोल्स और टारगेट थे पूरे ग्रुप ने मिलकर अचीव करे, तो उसके लिए जो रिवॉर्ड दिया जाए वो कहलाता है आपका ग्रुप इंसेंटिव प्लान। इसके अंदर किस तरीके के आ जाते हैं, तो टीम बेस्ड बोनस, तो रिवॉर्ड अ टीम फॉर अचीविंग स्पेसिफिक टारगेट और कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट विद इन बजट और टाइम। जब एक टीम को रिवॉर्ड दिया जाए किस लिए, क्योंकि उन्होंने टारगेट कंप्लीट कर लिया और बजट और टाइम के अंदर अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, तो वो कहलाता है आपका टीम बेस्ड बोनस। फिर गेन शेयरिंग, तो शेयर कॉस्ट सेविंग और प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट विद अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हु कंट्रीब्यूट टू अचीव दोज इंप्रूवमेंट। अगर किसी ग्रुप ने कोई इंप्रूवमेंट अचीव करी है प्रोडक्टिविटी में या कॉस्ट को सेव करा है, तो उसको उस ग्रुप के साथ शेयर करना, वो कहलाता है आपका गेन शेयरिंग। फिर रिकॉग्निशन प्रोग्राम, तो एक्नॉलेज एंड रिवॉर्ड टीम वर्क, कोलैबोरेशन एंड ग्रुप अचीवमेंट थ्रू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव लाइक अवार्ड, सर्टिफिकेट और पब्लिक रिकॉग्निशन। किसी ग्रुप की अचीवमेंट की वजह से, उनकी कोलैबोरेशन और टीम वर्क की वजह से उन्हें रिवॉर्ड देना, और रिवॉर्ड किस फॉर्म में देना, उन्हें नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड देना, जैसे कि अवार्ड दे दिया, कोई सर्टिफिकेट दे दिया या पब्लिक रिकॉग्निशन दे दी, वो आता है आपका ग्रुप इंसेंटिव प्लान के रिकॉग्निशन प्रोग्राम में। ठीक है।
नेक्स्ट है थर्ड आपका जो था वो है ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव प्लान। तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्लान आर डिजाइन टू अलाइन एंटायर वर्कफोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव करने की वजह से जो बेनिफिट दिया जाए, जो इंसेंटिव दिया जाए, वो कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्लान। इसके अंदर आपका पहला क्या आता है, प्रॉफिट शेयरिंग। तो डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट अमंग ऑल एम्प्लॉय बेस्ड ऑन ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस। पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा परफॉर्म करा तो जो भी प्रॉफिट का शेयर है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के साथ शेयर करा जाएगा, वो कहलाता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, स्टॉक ऑप्शन ग्रांट एम्प्लॉय दैट अपॉर्चुनिटी टू परचेज कंपनीज स्टॉक एट डिस्काउंटेड प्राइस एज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए की सक्सेस में कंट्रीब्यूशन करा तो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के शेयर से डिस्काउंटेड रेट पर प्रोवाइड करवाना, वो कहलाता है आपका स्टॉक ऑप्शन। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, जिसे ई शॉप्स कहा जाता है। तो प्रोवाइड एम्प्लॉय विद ओनरशिप स्टेक इन कंपनी अलाइन देयर इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस। या फिर एम्प्लॉय को ई शॉप्स प्रोवाइड करवाना, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोवाइड करवाना एम्प्लॉय को, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करी होती है कंपनी की और कंपनी की सक्सेस के लिए काम करा होता है, तो इसलिए उन्हें ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देना, तो वो चीज कहलाती है आपकी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव प्लान के अंदर आती है आपकी। ठीक है, परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन इज अ टाइप ऑफ इंसेंटिव स्ट्रक्चर दैट टाइज एन एम्प्लॉय पे और रिवॉर्ड डायरेक्टली टू देयर इंडिविजुअल टीम और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन स्कीम जो है उसका मोटिव क्या है, ये डायरेक्टली किस चीज से कनेक्टेड होती है, किसी इंडिविजुअल की, ग्रुप की या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से। मतलब किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर जब उसे कंपनसेट करा जाए, उसको रिवॉर्ड या पे किया जाए, वो कहलाता है आपका परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन। दिस कंपनसेशन मॉडल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट एम्प्लॉय शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट। ये किस चीज पर बेस्ड है, प्रिंसिपल पर कि कोई एम्प्लॉय है उसे उतना ही पे करना चाहिए जितना वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड अचीवमेंट रेदर देन रिसीविंग अ फिक्स्ड सैलरी और कंपनसेशन पैकेज रिगार्डलेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। कि उन्हें उनकी अचीवमेंट और परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर पे करना चाहिए, जितना वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो चीजें वो अचीव कर रहे हैं, ना कि उनको एक फिक्स्ड सैलरी देनी चाहिए। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स बताए हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होता है एक, तो परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन टिपिकली इन्वॉल्व सेटिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैट्रिक गोल्स और टारगेट दैट एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू अचीव। इसमें आपको परफॉर्मेंस मैट्रिक सेट करना होता है, मतलब गोल्स और टारगेट सेट करने होते हैं कि एक एम्प्लॉय से कितना मिनिमम एक्सपेक्टेशंस है, उससे कितना वर्क मिलेगा। नेक्स्ट रहेगा वेरिएबल पे। तो परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन ऑफन इंक्लूड अ वेरिएबल पे कंपोनेंट दैट इज कंटिंजेंट ऑन मीटिंग और एक्सीडिंग परफॉर्मेंस टारगेट। जो परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन होता है उसमें कुछ वेरिएबल पे का भी कंपोनेंट होता है, जो कि किस चीज पर बेस होता है, परफॉर्मेंस टारगेट पर बेस होता है। दिस वेरिएबल पे कैन टेक द फॉर्म ऑफ बोनस, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शन एंड अदर इंसेंटिव टाइड टू परफॉर्मेंस आउटकम। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपका बोनस हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, स्टॉक ऑप्शन हो गया, और बाकी के जो भी इंसेंटिव्स होते हैं वो सारी इसके अंदर चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट है पे फॉर परफॉर्मेंस। तो द पे फॉर परफॉर्मेंस फिलोसॉफी अंडरलाइंग परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन रिवॉर्ड एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। पे फॉर परफॉर्मेंस पॉलिसी पर ये बेस्ड होता है कि जितना कोई पर्सन परफॉर्म करेगा उतना ही उसे पे करा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। तो परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन इज डिजाइन टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू एक्सेल इन देयर रोल, ड्राइव परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड अलाइन देयर एफर्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। ये क्या करता है, एक तरीके से एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशन का काम करता है, उन्हें एंगेज करके रखता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं इससे मोटिवेट होते हैं कि वो अच्छे से अच्छा काम करें, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, जिससे उन्हें ज्यादा पेमेंट मिल सके। नेक्स्ट है फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव प्लान्स। ऑर्गेनाइजेशन को क्या देखना चाहिए कि ये परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव कंपनसेशन जो होता है उसे इंप्लीमेंट करने में फेयरनेस रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, मेजरमेंट क्राइटेरिया एंड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर हेल्प एम्प्लॉय अंडरस्टैंड हाउ दे कंपनसेशन इज लिंक्ड टू देयर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय को कि आपका क्या कंपनसेशन प्लान है, क्या उनका मेजरमेंट क्राइटेरिया है और क्या उसमें रिवॉर्ड दिया जाएगा, ये सारी चीजें क्लियरली कम्युनिकेट कर देनी चाहिए, जिससे उन्हें पता लग जाए कि उनको जो ये कंपनसेशन प्लान है उसमें किस अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करनी है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाए। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। तो रेगुलर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक आर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन प्लान।
रेगुलर इवैल्यूएशन होना चाहिए और फीडबैक लेनी चाहिए एम्प्लॉय से, ये एक क्रूशियल कंपोनेंट होता है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव कंपनसेशन प्लान का। मैनेजर शुड प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक ऑफ परफॉर्मेंस, ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड गोल्स एंड कंडक्ट परफॉर्मेंस रिव्यू टू असेस वेदर एम्प्लॉय आर मीटिंग देयर एस्टैब्लिश्ड टारगेट। जो मैनेजर्स होने चाहिए उन्हें क्या करना चाहिए, फीडबैक प्रोवाइड करवानी चाहिए परफॉर्मेंस पर कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, मैनेजर को ये एम्प्लॉय को बताना चाहिए। उसके बाद उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए उनके गोल्स की तरफ, और परफॉर्मेंस रिव्यू कंडक्ट करने चाहिए जिससे एम्प्लॉय की ये जाना जा सके कि जैसी परफॉर्मेंस चाहिए वैसी परफॉर्मेंस मिल रही है या नहीं मिल रही है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड कंटिन्यूअसली रिव्यू एंड रिफाइन देयर परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन प्लान टू इंश्योर दैट दे रिमेन रिलेवेंट, इफेक्टिव एंड अलाइन विद चेंजिंग बिजनेस प्रायोरिटीज। जो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए अपने उन्हें अपने रिव्यू जो प्लान्स हैंगे ये कंपनसेशन के, उन्हें रिव्यू करते रहना चाहिए और रिफाइन करते रहना चाहिए, मतलब चेंज करते रहना चाहिए, जिससे क्या हो ये रेलेवेंट रहे, इफेक्टिव रहे, और जैसे जैसे बिजनेस वगैरह में चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इन्हें भी चेंज करते रहना चाहिए। एडजस्टमेंट में भी नेसेसरी बेस्ड ऑन फीडबैक, मार्केट कंडीशन और शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। ये एडजस्टमेंट कब कब जरूरी होती है, जब फीडबैक मिला हो कोई और उस फीडबैक की वजह से इसमें कुछ चेंज लाना हो, मार्केट कंडीशंस में चेंज हुआ हो इस वजह से चेंज लाना हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी में कुछ शिफ्ट हुआ हो उसकी वजह से चेंज लाना हो, तो तब ये सारी चीजें चेंज करने की जरूरत पड़ती है इन प्लान्स को। ठीक है, ये था आपका परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन प्लान। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है जो आपका वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। क्या होता है, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आर अ टाइप ऑफ इक्विटी कंपनसेशन दैट गिव एम्प्लॉय द राइट टू परचेज कंपनीज स्टॉक एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक तरीके का क्या है, ये भी कंपनसेशन है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, जिसके अंदर एम्प्लॉय के पास एक राइट आ जाता है कि वो प्री डिटरमाइंड प्राइस पर और प्री डिटरमाइंड टाइम पर कंपनी के शेयर्स को खरीद पाएगा। वो चीज कहलाती है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। Stock options are typically granted as a part of employees' overall compensation package and are used to incentivize employee to contribute to company's growth and success। जो स्टॉक ऑप्शन होते हैं वो उनके एम्प्लॉय के ओवरऑल कंपनसेशन पैकेज का एक पार्ट होते हैं और जो कि एम्प्लॉय को एनकरेज करते हैं कि वो कंपनी की ग्रोथ में और सक्सेस में और ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन करे। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं। पहला है ग्रांटिंग स्टॉक ऑप्शन। तो कंपनी ग्रांट स्टॉक ऑप्शन टू एम्प्लॉई एज अ फॉर्म ऑफ इंसेंटिव और रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी क्यों ग्रांट करती है ये ऑप्शन एम्प्लॉय को, उनकी परफॉर्मेंस और उनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी वजह से उन्हें ये ग्रांट करती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज प्राइस। तो द एक्सरसाइज प्राइस आल्सो नोन एज स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस एट व्हिच एम्प्लॉय कैन परचेज कंपनी स्टॉक ऑप्शन व्हेन दे एक्सरसाइज देयर स्टॉक ऑप्शन। इसमें एक एक्सरसाइज प्राइस होता है। एक्सरसाइज प्राइस क्या प्राइस होता है, वो प्राइस जिस प्राइस पर एम्प्लॉय कंपनी के स्टॉक्स को या शेयर्स को खरीद पाएगा जब भी वो खरीदना चाहे, जब वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहे तब, तो उस चीज को कहा जाता है आपका एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस। नेक्स्ट है वेस्टिंग पीरियड। स्टॉक ऑप्शन ऑफन कम विद अ वेस्टिंग पीरियड ड्यूरिंग व्हिच एम्प्लॉय मस्ट वेट बिफोर दे कैन बी एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, वो पीरियड जितना पीरियड एक एम्प्लॉय को वेट करना होता है उस पीरियड के बाद ही जो एम्प्लॉय है वो अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब एक तरीके से होल्डिंग पीरियड जो होता है कि उतने टाइम तक उसे ऑप्शन तो मिल गए लेकिन वो उन्हें परचेज नहीं कर सकता, वो कहलाता है आपका वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग शेड्यूल कैन वेरी बट टिपिकली रेंज फ्रॉम 1 ईयर टू 4 ईयर। वेस्टिंग पीरियड कंपनी टू कंपनी डिफरेंट हो सकता है लेकिन ज्यादातर जो होता है वो 1 साल से लेकर 4 साल तक का वेस्टिंग पीरियड होता है आपका। नेक्स्ट है एक्सपायरेशन डेट। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हैव एन एक्सपायरेशन डेट आफ्टर विच दे कैन नो लॉन्गर बी एक्सरसाइज। जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होते हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है जिसके बाद वो ऑप्शन जो होते हैं वो एक्सरसाइजेबल नहीं रहते हैं। द एक्सपायरेशन डेट इज टिपिकली सेवरल ईयर आफ्टर ऑप्शन आर ग्रांटेड, गिविंग एम्प्लॉय टाइम टू डिसाइड व्हेन टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन एंड पर्सनल फाइनेंशियल गोल। जो एक्सपायरेशन डेट होती है वो कुछ सालों की होती है, जब के बाद ऑप्शन ग्रांट हो जाते हैं उसके बाद की, जो कि एम्प्लॉय को टाइम देते हैं ये डिसाइड करने का कि उन्हें ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर उन्हें एक्सपायर होने देना है। नेक्स्ट है आपका टैक्स इम्प्लीकेशन। तो देयर आर टैक्स इम्प्लीकेशन एसोसिएटेड विद एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पर्टिकुलरली व्हेन एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एंड सेल द अंडरलाइंग स्टॉक। जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होते हैं उनमें टैक्स इम्प्लीकेशन भी होती हैं। कब आती है टैक्स इम्प्लीकेशन, जब एम्प्लॉय अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर लेता है और एक्सरसाइज करने के बाद उन ऑप्शंस को सेल कर देता है।
The tax treatment of stock option can vary depending upon whether they are classified as incentive stock option or non-qualified stock option. जो ये टैक्स इम्प्लीकेशन होती हैं, टैक्स ट्रीटमेंट होता है इन स्टॉक ऑप्शन का, वो अलग अलग होता है किस चीज के बेसिस पर कि हमने जो कंपनी ने स्टॉक दिए हैं उन्हें किस तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, उन्हें इंसेंटिव स्टॉक ऑप्शन क्लासिफाई कर रखा है या नॉन क्वालिफाइड स्टॉक ऑप्शन क्लासिफाई कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग इनका टैक्स ट्रीटमेंट करा जाता है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ स्टॉक ऑप्शन। बेनिफिट क्या क्या होते हैं? तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कैन ऑफर सेवरल बेनिफिट टू एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द पोटेंशियल फॉर फाइनेंशियल गेन इन कंपनीज स्टॉक प्राइस इंक्रीज, alignment of employee interest with the shareholder interest and retention of key talent through long term incentive। बेनिफिट क्या क्या होते हैं? दोनों के लिए इसके बेनिफिट होते हैं, एम्प्लॉय के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। एम्प्लॉय के लिए क्या होते हैं कि अगर कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता है तो एम्प्लॉय को फाइनेंशियल गेन होगा इससे। उसके अलावा इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट दोनों अलाइन कर जाते हैं, जिस वजह से वो एम्प्लॉय और भी अच्छी तरीके से काम करता है। और कंपनी के अंदर टैलेंट रिटेन रहता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन होते हैं। जब तक वो पीरियड, वेस्टिंग पीरियड खत्म नहीं होता, तब तक एम्प्लॉय को उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना ही पड़ता है, तो इससे टैलेंट रिटेन रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये था आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका पे बैंड कंपनसेशन सिस्टम। ये क्या होता है? तो अब पे बैंड कंपनसेशन सिस्टम इज अ मेथड ऑफ स्ट्रक्चरिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन दैट ग्रुप टुगेदर जॉब विद सिमिलर लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, स्किल एंड एक्सपीरियंस इनटू ब्रॉड सैलरी रेंज और बैंड्स। पे बैंड कंपनसेशन क्या होता है? हम जॉब्स जो होती हैं, जो सिमिलर होती हैं, सिमिलर टाइप की जॉब्स होती हैं, उनके ग्रुप्स बना देते हैं और एक बैंड के अकॉर्डिंग, मतलब एक ग्रुप वाइज ब्रॉड सैलरी डिफाइन कर देते हैं कि अगर इस कैटेगरी की जॉब है तो उसकी ये सैलरी होगी, इस कैटेगरी की जॉब है तो उसकी ये सैलरी होगी, और इस कैटेगरी की जॉब है तो उसकी ये सैलरी होगी। तो उस चीज को कहा जाता है आपका पे बैंड कंपनसेशन। Instead of assigning a specific salary to each individual position, pay band provide flexibility for organization to pay employee within a range based on factors such as performance, market condition and internal equity। अब हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग सैलरी डिफाइन करना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, बैंड बना देती हैं कि इस टाइप के एम्प्लॉयज की इतनी सैलरी होगी, इस टाइप के एम्प्लॉयज की इतनी सैलरी होगी। और ये किस चीज पर बेस होता है? एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर, मार्केट की कंडीशन पर और इंटरनल इक्विटी पर। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले सैलरी रेंजेस। तो पे बैंड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मिनिमम, मिड पॉइंट एंड मैक्सिमम सैलरी रेंज दैट डिफाइन द बाउंड्रीज विद इन व्हिच एम्प्लॉय सैलरी कैन फॉल बेस्ड ऑन देयर जॉब क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है? सैलरी की रेंज होती है, एक मिनिमम सैलरी होती है, एक मिड सैलरी होती है, एक मैक्सिमम सैलरी होती है, जो कि इसमें क्या होता है, ये बताता है कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग किस किस टाइप की रेंजेस की सैलरी हो सकती है। नेक्स्ट है जॉब इवैल्यूएशन। तो जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज जॉब रिस्पांसिबिलिटी, रिक्वायर्ड की एंड क्वालिफिकेशन एंड मार्केट वैल्यू टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट पे बैंड फॉर ईच पोजीशन। क्या बोला है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब होती हैं वो इवैल्यूएटेड होती हैं किन फैक्टर्स पर बेस होती हैं? जॉब रिस्पांसिबिलिटीज पर, स्किल्स पर और क्वालिफिकेशन पर, और मार्केट वैल्यू जिसकी कैसे डिटरमाइन होती है? पे बैंड के अकॉर्डिंग जिनकी मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो पे बैंड अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन सेटिंग इंडिविजुअल सैलरी विद इन द स्टेबलाइज्ड रेंज। अब पे बैंड से क्या होता है? हर इंडिविजुअल की सैलरी डिफाइन कर पाते हैं। बाद में पहले हम बैंड के अकॉर्डिंग सैलरी देख लेते हैं, फिर उस बैंड में जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी हम इंडिविजुअल सैलरी डिफाइन कर पाते हैं। फैक्टर्स सच एज एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस, स्किल एंड मार्केट कंडीशन कैन इन्फ्लुएंस वेदर दे फॉल विद इन द पे बैंड। और कोई एम्प्लॉय किस पे बैंड में कैटेगराइज करा जाएगा, ये किस चीज पर बेस होता है? उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर, एक्सपीरियंस पर, स्किल्स पर एंड मार्केट कंडीशंस पर। नेक्स्ट है कैरियर प्रोग्रेशन। तो पे बैंड कैन आल्सो सपोर्ट कैरियर प्रोग्रेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग एन एम्प्लॉय विद अपॉर्चुनिटी टू एडवांस टू हायर पेइंग रोल विद इन देयर करंट बैंड और मूव टू हायर बैंड, और दे गेन एक्सपीरियंस एंड डेवलप न्यू स्किल। इससे क्या होता है? कैरियर प्रोग्रेशन भी होती है। जब एक एम्प्लॉय को बैंड पता होता है उसका, तो वो और इंप्रूवमेंट करता है कि मेरे को नेक्स्ट वाला जो हायर बैंड है उसकी सैलरी मिले, मैं हायर बैंड में कंसीडर्ड करा जाऊं, तो उसकी वजह से उसकी कैरियर प्रोग्रेशन भी होती है। नेक्स्ट है मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। तो पे बैंड आर ऑफन डिजाइन टू कॉम्पिटिटिव विद एक्सटर्नल मार्केट रेट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट। ये जो पे बैंड होते हैं ये इस तरीके से डिफाइन करे जाते हैं, बनाए जाते हैं कि जो एक्सटर्नल मार्केट रेट्स हैं उनसे अच्छे पे बैंड हो, जिससे हमारे पास अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट हो और रिटेन हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। तो अ पे बैंड सिस्टम कैन प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन कंपनसेशन बाय क्लियरली डिफाइनिंग द सैलरी रेंजेस फ्रॉम डिफरेंट रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या आता है? ट्रांसपेरेंसी आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि जब बता दिया जाता है कि
किस टाइप के कैटेगरी के एम्प्लॉय की क्या सैलरी रहने वाली है, तो उसमें कोई भी बायसनेस नहीं रहती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो परफॉर्मेंस बेस्ड पे एडजस्टमेंट आर कॉमन विद इन अ पे बैंड सिस्टम अलाउइंग ऑर्गेनाइजेशन टू रिवार्ड हायर परफॉर्मर विद सैलरी इंक्रीज और बोनस दैट रिफ्लेक्ट देयर कंट्रीब्यूशन। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है, पे बैंड डिफाइन कर दिया। अब उसमें भी जो पर्सन, जो इंडिविजुअल जिस तरीके का परफॉर्म करेगा, अगर कोई ज्यादा परफॉर्म कर रहा है तो उसे हाई सैलरी दी जाएगी, और कोई कम परफॉर्म कर रहा है तो उसे लो सैलरी में रखा जाएगा। ठीक है, ये था आपका पे बैंड वाला कंपनसेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका जॉब इवैल्यूएशन का। जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू असेस द रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज जॉब रिस्पांसिबिलिटी, रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन एंड मार्केट वैल्यू। जॉब इवैल्यूएशन क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जॉब की वैल्यू डिटरमाइन करती हैं, जो कि किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। जॉब में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या स्किल्स की जरूरत है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसकी क्या मार्केट वैल्यू है। उसके बेसिस पर जब जॉब की वैल्यू इवैल्यूएट करी जाए तो वो कहलाता है आपका जॉब इवैल्यूएशन। द गोल ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज टू स्टेबलाइज अ फेयर एंड इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर दैट रिफ्लेक्ट रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब एंड इंश्योर इंटरनल इक्विटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जॉब इवैल्यूएट करने का गोल क्या होता है? जिससे एक फेयर और इक्विटेबल पे स्ट्रक्चर बनाया जा सके, जो कि उस जॉब के लिए वर्थ हो, जितनी जॉब की वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग उनमें उस जॉब में वर्क करने वाले एम्प्लॉय को पेमेंट करी जा रही है। इसके लिए ये जॉब इवैल्यूएशन करा जाता है। सबसे पहले आता है इसमें आपका पर्पस। तो द प्राइमरी पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज टू डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी जॉब होती है उनकी वैल्यू डिटरमाइन करना, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर सेटिंग सैलरीज एंड अदर फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। जिससे क्या करा जा सके, जो सैलरीज है और कंपनसेशन है वो सेट करे जा सके एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव तरीके से। ये पहला प्राइमरी पर्पस होता है आपका जॉब इवैल्यूएशन का। मेथड्स क्या क्या होते हैं? तो देयर आर सेवरल मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन असेस द वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉब। यहाँ पर कई सारे तरीके के मेथड होते हैं जॉब इवैल्यूएशन के, जिनकी मदद से जो एम्प्लॉय, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी जॉब की वैल्यू को असेस कर सकती है। कॉमन मेथड इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी? जॉब रैंकिंग, जॉब क्लासिफिकेशन, पॉइंट फैक्टर सिस्टम एंड फैक्टर कंपैरिजन। ये चीजें आपकी जॉब इवैल्यूएशन के अंदर आ जाती हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? तो जॉब इवैल्यूएशन टिपिकली बिगिन विद क्रिएशन ऑफ डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन दैट आउटलाइन द की रिस्पांसिबिलिटी, ड्यूटी, क्वालिफिकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर द ईच पोजीशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जॉब इवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट ही जॉब डिस्क्रिप्शन से होता है, जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब्स हैं उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या स्किल्स की जरूरत है उस पोजीशन के लिए, वो सारी चीजें डिफाइन करी जाती हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। तो जॉब इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में वेरी डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रायोरिटीज। जॉब इवैल्यूएशन का जो क्राइटेरिया होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? ऑर्गेनाइजेशन की नीड और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। कॉमन क्राइटेरिया यूज्ड इन जॉब इवैल्यूएशन इंक्लूड फैक्टर सच एज, इसके अंदर कॉमन क्राइटेरिया हैं जो जॉब इवैल्यूएशन के, वो कौन कौन से हैं? नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड, कितनी नॉलेज और स्किल्स चाहिए, डिसीजन मेकिंग की क्या अथॉरिटी है, सुपरविजन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये सारे आपके क्राइटेरिया होते हैं जॉब इवैल्यूएशन के। नेक्स्ट है इक्विटी। तो जॉब इवैल्यूएशन हेल्प इंश्योर इंटरनल इक्विटी बाय स्टेबलाइजिंग अ सिस्टमैटिक एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो जॉब इवैल्यूएशन है उससे इंटरनल इक्विटी भी स्टेबलाइज होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये एक तरीके का सिस्टमैटिक और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है जिसकी मदद से किसी जो भी जॉब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं उन सभी की सेपरेटली रिलेटिव वैल्यू डिटरमाइन करी जाती है। नेक्स्ट है आपका कंपनसेशन स्ट्रक्चर। तो द रिजल्ट ऑफ जॉब इवैल्यूएशन आर ऑफन यूज्ड टू इन्फॉर्म द डिजाइन ऑफ कंपनसेशन स्ट्रक्चर सच एज पे ग्रेड, पे बैंड दैट ग्रुप टुगेदर जॉब विद सिमिलर वैल्यू इनटू ब्रॉड सैलरी रेंज। जब एक बार जॉब इवैल्यूएशन हो जाता है उसके रिजल्ट से क्या डिटरमाइन करा जाता है? आपका कंपनसेशन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करा जाता है कि क्या पे बैंड रहना चाहिए, क्या पे रेंज रहनी चाहिए आपकी सैलरी और कंपनसेशन की। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक तरीके से जॉब इवैल्यूएशन करने के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो ये यूनिट नंबर 4 है उसकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।